एक टीचिंग के लिए एड है, एक सहायक सामग्री है जो कि क्या करता है, वो टेक्स्ट बुक जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, वो लर्नर, वो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो किसी भी विषय का टेक्स्ट बुक तैयार करते हैं, वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें वो पूरा रिसर्च करके किसी भी स्कूल के किसी भी क्लास के सिलेबस के हिसाब से बुक बनाते हैं। तो सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया जाता है वो उस स्टैंडर्ड का उनको मटेरियल देना होता है। क्लास 2 के बच्चों को अगर हम बहुत हेवी मटेरियल दे दें तो वो नहीं ना समझ पाएंगे, इसलिए जो बुक होती है ना वो स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड, जो हम बोलते हैं नॉन रेफरेंस्ड, वो मानक संदर्भित होता है, मानक के हिसाब से होता है, ग्रेड के हिसाब से, एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। तो ये जो है टेक्स्ट बुक जो है वो एक टीचिंग और लर्निंग का एक सहायक सामग्री है जो किसके द्वारा तैयार हुआ जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा तैयार होता है और ये तैयार किया जाता है सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस में जो जो टॉपिक्स होते हैं उसके हिसाब से बुक को तैयार करना होता है, मतलब जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड सारी जानकारियां उसमें होती हैं। दूसरा क्या है कि मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एक्सरसाइजेस। अब इसमें क्या है कि अभी जो बुक आप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स में सारा इंस्ट्रक्शंस भी होता है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है। आपका सिलेबस का पोर्शन दिया गया होगा स्कूल से, तो उसमें क्या है, इतना यूनिट्स बटा हुआ है, इस समय में इतना पढ़ाना है। तो इसमें टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है। उसके अलावा उसमें एक्सरसाइज का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या करना है, किस तरह का प्रोजेक्ट करना है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। फिर क्या है कि क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्स आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। किसी भी क्लास का जो एग्जाम होता है और उसका जो क्वेश्चन सेट होता है वो टेक्स्ट बुक से ही सेट होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो सिलेबस के हिसाब से बना होता है और कोई भी क्वेश्चन अगर उस टेक्स्ट बुक से बाहर का होता है तो फिर हल्ला हंगामा होता है, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर हो जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन सेट होता है वो क्वेश्चन सेट किया जाता है जो टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब है उसी के आधार पर। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स प्रेस्क्राइब होती हैं अप टू क्लास 10-12 में भी, तो क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी की बुक से ही आता है, तो वो टेक्स्ट बुक हो जाता है। फ्रांसिस बेकन एक फिलोसोफर थे इंग्लैंड के, उन्होंने, उनका टेन्योर था 1561 से 1625। उन्होंने टेक्स्ट बुक के बारे में कहा है कि ये टेक्स्ट बुक इज ए बुक, टेक्स्ट बुक एक किताब है, डिजाइन फॉर क्लासरूम, क्लासरूम के लिए जिसे डिजाइन किया जाता है, और क्लासरूम यूज के लिए टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया जाता है। और इसका यूज जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मतलब हिस्ट्री का बुक, टेक्स्ट बुक कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट नहीं लिखेगा, वो हिस्ट्री का ही एक्सपर्ट लिखेगा, हिस्टोरियन ही लिखेगा, तभी वो ऑथेंटिक माना जाएगा। और इक्विप्ड विद द यूजुअल टीचिंग डिवाइस, टीचिंग डिवाइस में क्या क्या होता है, चार्ट होता है, मॉडल होता है, मैप होता है, इस तरह की चीजों का, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारे टीचिंग डिवाइस में आते हैं। तो जो भी किताब होती है, टेक्स्ट बुक होती है, वो क्लासरूम के यूज के हिसाब से एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है। टेक्स्ट बुक की यही परिभाषा है, और जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उस विषय के ज्ञाता होते हैं, और उस किताब में क्या होता है, टीचिंग डिवाइस की भी पूरी जानकारी होती है। तो टेक्स्ट बुक का फंक्शन अब हम देख रहे हैं, मेन फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का पहला फंक्शन है असिस्टेंट मास्टर इन प्रिंट। अब इसका मतलब समझो, असिस्टेंट मास्टर इन प्रिंट, टीचर को मास्टर कहते हैं ना, तो टीचर जो पढ़ाते हैं वो तो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वो आपको वर्बली पढ़ाते हैं, बोल के पढ़ाते हैं, लिख के पढ़ाते हैं। बट टेक्स्ट बुक क्या है, असिस्टेंट मास्टर है, टीचर है इन प्रिंट, प्रिंटेड वे में, बुक इज अ टीचर, असिस्टेंट मास्टर इन प्रिंट। फिर इस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, इस बुक का जो फ्रेमवर्क होता है
वो स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से तैयार होता है, वो निर्धारित होता है, उसके आधार पर बनता है। इंस्ट्रूमेंट टू अचीव प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल अचीवमेंट, ये बुक इस तरह से बनाया जाता है जिसमें कि पहले से निर्धारित जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल अचीवमेंट को अचीव करना है, जो भी उपलब्धि हासिल करना है, उसके हिसाब से बनाया होता है। कहने का क्या मतलब है कि 7th क्लास के बच्चों को इतना मैथ्स आना चाहिए या इतना हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तो ये नॉलेज होना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो तैयार किया जाता है, एक्सपर्ट तैयार कराते हैं जो कि उस लेवल के बच्चों के मेंटल लेवल के अनुरूप हो, मतलब वो बच्चा उतना समझ सके, उतना ग्रैस्प कर सके, उतना उसको पढ़ने और पढ़ाने से समझ में आ सके। ठीक है। इम्पॉर्टेंट टूल फॉर टीचर, टेक्स्ट बुक जो है टीचर के लिए भी बहुत ही उपयोगी टूल है। कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक स्टूडेंट का हमेशा वो साथी की तरह होता है। वो कहीं भी जब भी बच्चा पढ़ता है तो पहले वो टेक्स्ट बुक खोलता है, उसके हिसाब से पढ़ता है। जब उसको नहीं समझ में आता तो वो टीचर से या पेरेंट्स से या किसी से पूछता है। ये टेक्स्ट बुक क्या है? सेल्फ टीचिंग डिवाइस है। मतलब अगर आप स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए किसी वजह से, तो आप घर में भी उसको पढ़ सककर समझ सकते हैं। टेक्स्ट बुक इस तरह से डिजाइन होता है कि आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। ये सिस्टमैटिक होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मतलब टेक्स्ट बुक को आप पढ़कर एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड नॉलेज है या जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होता है। आपके सिलेबस के हिसाब से चीजें होती हैं जो कि आप उसको पढ़कर पास तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा एलाबोरेट करने के लिए, ज्यादा इलस्ट्रेशंस के लिए आपको साथ में सप्लीमेंट्री एंड रेफरेंस मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ट्रांसमिट्स कल्चर, डिस्कार्ड्स आउटडेटेड व्यूज। टेक्स्ट बुक से क्या होता है कि कल्चर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आते अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, और जो भी व्यूज जो आउटडेटेड होते चले जाते हैं उसको टेक्स्ट बुक क्या करता है? हटाता जाता है ना। पहले जो प्रथा, बहुत सती प्रथा थी तो उसको बहुत मान्यता थी, लोग इसको मानते थे और सब लोग अपनाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सती प्रथा के विरोध में लिखा जाता है। तो ये जो भी आउटडेटेड व्यूज हैं उसको डिस्कार्ड करता है। पर्दा प्रथा, विधवा विवाह को प्रश्रय देता है। तो जो चीजों की ऊपर को जो आउटडेटेड होती जा रही हैं उनको वो डिस्कार्ड करता है, छोड़ता है, मतलब बताता है लेकिन डिस्कार्ड करता है। जानकारी देता है कि ये प्रथा थी जो कि बहुत बुरी प्रथा थी, अब वो खत्म हो गई। रिवॉल्यूशनाइजेस सोसाइटीज वैल्यूज बिलीफ एंड, ये क्या है कि समाज की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं और जो विश्वास हैं या मान्यताएं हैं उनमें वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, चेंज लाता है। ठीक है। अब देख रहे हैं ना, हम अभी क्या देख रहे हैं, अभी तो एक तो वेस्टर्नाइजेशन हुआ तो हमारी सारी सोच बदली बहुत सारी। अब कोरोना आ गया, वेस्टर्नाइजेशन होने के बाद अब कोरोना आ गया। कोरोना में भी हमारे बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम घर का खाना खा के खुश रहते हैं, हम बिना होटल गए खुश रहते हैं। पहले जो चीजें हमें जरूरी लगती थी अब उनके बिना हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, और एक निश्चिंतता है, बीमारी से मुक्त होने की भी निश्चिंतता है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। तो अब बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारे जो बिलीफ्स थे वो खत्म हो रहे हैं। तो अब आने वाले समय में जो बुक्स बनेंगे, टेक्स्ट बुक्स बनेंगे, तो उसमें कुछ बिलीफ्स जो अभी थे इसके पहले, कोरोना के पहले, वो सब बिलीफ्स को ये डिस्कार्ड करेगा। तो ये जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे परिस्थितियां आती है, जैसे जैसे सरकार बदलते, तो बहुत सारी चीजों को ये एक्सेप्ट करता है, बहुत सारी चीजों को डिस्कार्ड करता है। तो किताबों में परिवर्तन होता रहता है, टेक्स्ट बुक में चेंज होता है, सिलेबस में चेंज होता है। कुछ हम अलग पढ़ते थे, फिर अब कुछ अलग पढ़ेंगे, फिर और समय बदलेगा। तो सिलेबस क्या होता है कि हमारे फिलॉसफी से, जिस फिलॉसफी पे हमारा
शासन चलता है उस फिलॉसफी पर हमारी पुस्तकें फिर आधारित हो जाती हैं। ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक फिर उसी चीज को पढ़ाने लगता है। फिर क्या है, इट सर्व्स एज रैलिंग पॉइंट बाय प्रोवाइडिंग कॉमन ग्राउंड टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन सेम इशू। क्योंकि टीचर भी वही टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को भी वही टेक्स्ट बुक है, तो सेम इशू पर क्या करते हैं हम टीचर और स्टूडेंट विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो नए नए आइडियाज खुल के आते हैं। बच्चों के मन में उठने वाली तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की उत्सुकताएं, तरह तरह की बातें आती हैं, जो टीचर या तो उन्हें सॉल्व करता है, या तो समझाता है, या तो बच्चों के में नई सोच डेवलप करता है। तो ये क्या है कि बच्चों और टीचर दोनों को एक कॉमन ग्राउंड देता है। कॉमन ग्राउंड का मतलब है उस टेक्स्ट बुक से ही दोनों को ग्राउंड मिल रहा है जिस पर वो डिस्कस करते हैं। फिर है बेसिस फॉर ऑल मेथड्स। टीचिंग मेथडोलॉजी जितनी भी है सबका बेसिस है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के आधार पर ही सारी टीचिंग मेथड्स काम करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो चीज आपको पढ़ना है, जो सिलेबस दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको मेथड अपनाना होता है। तो इसलिए सारे मेथड्स जो हैं वो इनका ये बेसिस है। अब हम मेथड की बात आई तो मैं बताऊं, मैंने आप लोगों के क्लास में, गूगल क्लास में एक वीडियो डाला है टीचिंग मेथडोलॉजी का, जिसमें सारे मेथड्स हैं जो आपके कोर्स में है और जो कोर्स के बाहर हैं, जो मॉडर्न मेथड है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें हैं। रही बात ब्रेन स्टॉर्मिंग की, मुझे कहा गया ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं पढ़ाया गया। मैं अभी 1 मिनट के लिए रुककर ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि ये टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में टीचर क्या आता है, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम थ्रो कर देता है। मैथ्स का टीचर आया, मैथ्स का क्वेश्चन थ्रो कर दिया, वो टीचर नहीं बनाएगा, ठीक है। या कोई भी समस्या, कोई भी ऐसी समस्या जिसका सॉल्यूशन टीचर चाहता है बच्चों की तरफ से आए, तो वो समस्या लिख दिया बोर्ड में। अब सारे बच्चों को उसमें ओपन है, इट इज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट अपने अपने आइडियाज देते हैं। तो ये क्या है, ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है टीचिंग का। इसमें क्या होता है, सारे बच्चे का झिझक मिटता है और सब अपने अपने आइडियाज को लेके आते हैं। अब टीचर का यहाँ क्या काम होता है, वो हर आइडिया को नोट करता जाता है, किसी के आइडिया को रिडिक्यूल नहीं करता, वो हंसी नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाता, ठीक है। जो बच्चा चाहे उसका कैसा भी आइडिया हो, सब आइडिया को नोट किया जाता है। और जो समस्या के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग किया गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग माने हर ब्रेन को झकझोरा गया कि आप इस समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो वो आइडिया को नोट किया जाता है और उस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे सुटेबल आइडिया होता है उसको चुनकर उसको अप्लाई किया जाता है। दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये कंपनीज में भी होता है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल उसमें है, उस वीडियो में, काइंडली आप देख लेंगे। कंपनीज में भी किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कुछ नया काम करना है, उसमें क्या करता है कंपनी का जो हेड होता है, वो सारे स्टाफ के बीच में वो समस्या को डाल देता है और सब अपने अपने आइडियाज को लेके आते हैं। उसी में किसी का आइडिया क्लिक कर जाता है, जो सबसे सुटेबल आइडिया होता है उसको लेकर कंपनी फिर उस पर वर्क करती है। सिमिलरली क्लासरूम में भी ये होता है। सो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोग का। और रही बात नोट्स की, वो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड का आधार होता है, ठीक है। अब है गिव्स डेफिनिट इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक तो एक बार आपका जो कोर्स में आ गया वो कई सालों तक चलता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत डेफिनेट, निश्चित, मतलब एकदम निश्चित सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं कि वो वेग सूचना हो, उसमें एकदम क्लैरिटी होती है, जो सही होता है। जैसे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, तो वो एकदम ऑथेंटिक होता है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की जो जानकारियां होती हैं ऑलमोस्ट एकदम सही होती हैं, सटीक होती हैं, ठीक है। सर्व एज सिलेबस डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है कि वो चीज नहीं है फिर भी वो है। जैसे मतलब बुक जो है ना, वो सिलेबस नहीं है, लेकिन वो सिलेबस का डी फैक्टो की तरह काम करता है।
जैसे कहते हैं ना कि वो उसका पेरेंट्स नहीं है लेकिन पेरेंट की तरह देखभाल करता है, दैट मीन्स डिफैक्टो। तो डिफैक्टो का मतलब हुआ कि किताब जो है वो तो सिलेबस के हिसाब से बनी है, तो ये सिलेबस का डिफैक्टो हो गया ना। लेकिन अगर कहा जाए तो टेक्स्ट बुक इज सिलेबस, नो यू कांट राइट दैट, बट इट इज डिफैक्टो, सिलेबस का डिफैक्टो है क्योंकि इसमें सारी चीजें सिलेबस के हिसाब से होती हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक की कुछ विशेषताएं एक एक करके हम देखते हैं। पहले एकेडमिक विशेषताएं देखते हैं, फिर फिजिकल विशेषताएं। तो हम यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हैं लेकिन हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो एकेडमिक, पहले टेक्स्ट बुक की जो विशेषताएं हैं उसमें शैक्षणिक विशेषता क्या है? शैक्षणिक विशेषता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुक में वो क्या होना चाहिए? तो जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया जाए वो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब जिस क्लास के लिए वो कंटेंट सेलेक्ट किया गया वो उस क्लास के लिए सुटेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब उस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ना तो बहुत बिलो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना तो बहुत अबव। जो क्लास के बच्चों का मेंटल लेवल है उसके हिसाब से होना चाहिए। कवरेज ऑफ कोर्स, जो कोर्स में चीजें हैं वो सारी चीजें कवर होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में। लिंक टू लाइफ, टेक्स्ट बुक जो है उसमें कंटेंट जो है वो जीवन से जुड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब पूरा इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एडिक्वेट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक, मतलब जानकारियां सही होनी चाहिए। ठीक है, और बैलेंस ऑफ कंटेंट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बहुत विस्तार नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आंसर लिखने का पॉइंट ही ना मिले, या इतना बड़ा है कि स्टूडेंट उसको प्रेसाइज कर नहीं पाए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट जो है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है? तो पहले तो यूनिट्स में बांटना है, कितने यूनिट्स में पूरे पढ़ाई को करना है, 4 यूनिट 5 यूनिट। फिर कितने सेक्शंस में है, जो भी चैप्टर्स हैं वो कितने सेक्शंस में है, कितने पार्ट में है। फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच भी देखना है कि जो कंटेंट है वो बच्चों के साइकोलॉजिकल नीड के हिसाब से है कि नहीं, मतलब उस जिस उम्र के बच्चों के लिए है उस उम्र के बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनके ये कंटेंट है कि नहीं। और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें जब जरूरत पड़े उसमें बदलाव किया जा सके, रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। कंटेंट को जो भी प्रेजेंट किया गया है, अगर बुक आपको मिल जाए और उसका पेपर बहुत खराब हो, प्रिंटिंग एकदम दिख ना रही हो, एकदम लाइट प्रिंटिंग हो और वेग प्रिंटिंग हो, कहीं पर अक्षर छूटा हो, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि अट्रैक्टिव और एप्रोप्रिएट टाइटल हो पहले बुक का। फिर मोटिवेटिंग एंड एडिक्वेट रेप्लिकेशन, जो भी पढ़ाना है, जो भी उसमें पिक्चर्स हो, सब मोटिवेटिंग हो, एडिक्वेट हो, अट्रैक्टिव हो। और नए टर्म्स के लिए रीइंफोर्समेंट, नए टर्म्स को जब भी वो लर्न करे तो उसके लिए उसे बढ़ावा मिले, उसको ये नए टर्म सीखने के लिए बढ़ावा मिले, बुक्स में इस तरह का वर्णन हो। या एडिक्वेट टर्मिनोलॉजी, जिस चीज को जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो सही हो और उसका पूरी उसकी जानकारी हो, जैसे डिफैक्टो हमने बताया। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म को अगर हम एक्सप्लेन ना करें तो बहुतों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जो भी टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाए उसको क्लैरिफाई भी किताब में कर देना चाहिए। फिर सुटेबल सजेशंस फॉर टीचर्स, उसमें बुक में टीचर्स के लिए भी सजेशंस हो, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं ना एनसीईआरटी की बुक्स में ये सारी चीजें होती हैं। कि टीचर्स के लिए भी सजेशंस होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए सजेशंस होता है। ठीक है, फिर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ लैंग्वेज, बोलने का। तो क्या है कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे बोलेंगे किताब के बारे में,
तो उसमें वर्ड पावर, वोकेबलरी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब सही शब्दों का चयन होना चाहिए। लिखते समय बुक्स में जो शब्द हैं वो सही शब्द होने चाहिए ताकि उसका मीनिंग सही सही टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को समझ में आ सके। सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि बात बात में डिक्शनरी पलटना पड़े। तो फिर बच्चों का क्या होगा, पढ़ने का रिदम टूट जाएगा और वो बार बार डिक्शनरी देखेंगे तो फिर उनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, भारी लगेगा उनको पढ़ाई। करेक्ट स्पेलिंग, बुक में जो भी लिखा हो स्पेलिंग उसका सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन बुक में कैसे होगा, तो पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, ये सब का सही प्रयोग होना चाहिए। ग्रामर सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन इलस्ट्रेशंस, मतलब उसमें जो टेबल हो, कंटेंट हो, प्रॉप या फिर पिक्चर्स हो। बुक्स में तो पिक्चर्स भी होते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में तो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, बॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे, उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एडिक्वेट होने चाहिए ताकि वो टेक्स्ट को सप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। अब पालमपुर गांव की कहानी है एक किताब इकोनॉमिक्स के बुक में। तो पालमपुर गांव की कहानी में क्या है, खेत है, मजदूर है, पूंजी है, ये सारी चीजों के पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है कि वो टेक्स्ट को सप्लीमेंट करता है, ठीक है। फिर है एक्सरसाइजेस, जिसको हम क्वेश्चंस आंसर कहते हैं। तो इसमें एडिक्वेट एक्सरसाइजेस होने चाहिए ताकि बच्चों की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। एक चैप्टर को पढ़ने से, एक यूनिट को पढ़ने के बाद जब उनके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें वो, तो उनको वो यूनिट पर पूरा कमांड हो जाए। इस तरह के होने चाहिए। रियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो रियल, जाके वो रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर सके। चैलेंजिंग एंड ग्रेडेड एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो भी क्लास होता है उसमें सब तरह के बच्चे होते हैं। आजकल तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें सब लेवल के बच्चों को रखते हैं। सब मेंटल लेवल के, ब्रिलियंट, जीनियस भी उसी क्लास में होते हैं, एवरेज भी उसी क्लास में होते हैं, बिलो एवरेज भी उसी क्लास में होते हैं। तो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है तो सबों को हम एक जैसा असाइनमेंट देंगे, एक जैसा होमवर्क देंगे, एक साथ एक जैसा एक्सरसाइज देंगे तो मुश्किल है। तो एक्सरसाइजेज जो होना है वो ग्रेडेड होना चाहिए बच्चों के लेवल के हिसाब से, मतलब सब तरह के बच्चों को कवर करने वाला एक्सरसाइज होना चाहिए। कुछ जीनियस बच्चे भी कर सकें, कुछ एवरेज बच्चे कर सके, कुछ बिलो एवरेज के लायक भी क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। फिर है प्रीलिम्स एंड बैक पेज। एप्रोप्रिएट टाइटल पेज होना चाहिए, बुक का टाइटल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ना बुक में प्रीफेस लिखा होता है, तो प्रीफेस लिखा होता है, कैसे हम दिखाएं आपको, एक बुक में दिखाते हैं प्रीफेस क्या होता है। रुकिए, तो प्रीफेस में क्या होता है, बुक के बारे में प्रस्तावना लिखी होती है, तो उस प्रस्तावना को सही ढंग से लिखा होना चाहिए ताकि उस बुक के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, ठीक है। फिर देखो, जिसको हम ये किताब में ये टाइटल है आपका अर्थशास्त्र शिक्षण, फिर प्राकथन जिसको कहते हैं, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो इसमें लेखक लिखता है किताब के बारे में। तो क्या होता है ना कि बहुत बार आप किताब खरीदने जाओ तो ये प्रस्तावना देखकर भी आपको समझ में आ जाता है कि इस किताब में क्या है और इसकी क्या क्या चीजों को कवर कर रहा है। फिर इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, किताब का इंट्रोडक्शन इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि किताब उठाते लोगों को पढ़ने में मन करे। इंडेक्सिंग सही होना चाहिए कि किस चैप्टर के बाद, किस यूनिट के बाद क्या है, किस पेज में क्या है। फिर ग्लॉसरी, शब्द का जो संग्रह होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए, और टेबल का जो कंटेंट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब टेबल का कंटेंट, टेबल में जो दिखाया जा रहा है वो कंटेंट सही होना चाहिए, उसका सोर्स पता होना चाहिए, अगर डेटा दिखा रहा है तो कहाँ का डेटा है, और दूसरा की टेबल का नंबरिंग होना चाहिए प्रॉपर। तो ये हो गया हमारा एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्ट बुक का। अब होता है फिजिकल। फिजिकल में देखने में बुक कैसा होना चाहिए, तो फिजिकल में पहला है उसका साइज और फॉर्मेट। बुक का जो साइज है और उसका जो फॉर्मेट है, वो जो
उसका बना हुआ प्रारूप है। जैसे ये देखिए, ये फॉर्मेट और साइज हुआ बुक का, तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसमें एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, देख के अच्छा लग रहा है ना। तो ये बुक्स इस तरह की होनी चाहिए कि जो देखकर अपने पास होल्ड करने में, रखने में अच्छा लगे और इसको पढ़ने का मन करे। तो इसमें जो आप अंदर देखें तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो क्या है, देखिए मार्जिन छोड़ा हुआ है, स्पेशियस है, और देखिए जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि इसका प्रिंटिंग लेआउट इस तरह से होना चाहिए कि डिफरेंसेस पता चले कि कहाँ पर पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, कहाँ पर हम डेटा दे रहे हैं, कहाँ पर नंबर्स का यूज कर रहे हैं, कहाँ फिगर दिखा रहे हैं। इस तरह का प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। तो ये हुआ प्रिंटिंग लेआउट। फिर है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कागज की ड्यूरेबिलिटी, वो टिकाऊ होना चाहिए, अच्छा और अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज होना चाहिए। उसका बुक का लाइफ होना चाहिए कि वो बुक काफी समय तक हो, ये नहीं कि खरीद के लाए उसके पन्ने अलग हो गए, तो इस तरह का नहीं, या तो फिर फेड करने लगा उसका लेटर सब, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। किताब ड्यूरेबल होना चाहिए। फिर अंत में है प्राइस, मतलब बुक का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड कर सकें, खरीद सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक। नाउ वी शिफ्ट टू सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या है? टेक्स्ट बुक जो है ना, वो सारी आवश्यकता को नहीं पूरा कर सकता है। जितना भी हमारा जरूरत है वो सारी चीजें, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इवेंट्स रोज नए नए आ रहे हैं, तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें हमको ऐड करने की जरूरत होती है। केवल टेक्स्ट बुक से हमें सारे मटेरियल्स नहीं मिलते, तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है वो हमें कहाँ कहाँ मदद करता है? जब हम किसी चीज को एलाबोरेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, किसी चीज का विस्तार से वर्णन करने लगते हैं, तो हमें रेफरेंस और सप्लीमेंट्री मटेरियल की जरूरत होती है। वो केवल टेक्स्ट बुक से पॉसिबल नहीं होता है। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, क्या क्या अचीव करने में हेल्प करते हैं? तो ये है कि हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स है उनका ज्ञान का होराइजन विस्तृत होता है, मतलब वो ज्यादा सोचते हैं, उनका जो ज्ञान का क्षेत्र है उसका विस्तार होता है, फिर उनका नॉलेज बढ़ता है, फिर स्टडी हैबिट भी बढ़ती है। जब आप रेफरेंस बुक को यूज करते हो और उनको रेफरेंस बुक या सप्लीमेंट्री मटेरियल का यूज करते हैं, तो आपको पढ़ने की हैबिट होती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री मटेरियल आप पढ़ेंगे, फिर उसमें से चुनेंगे जो आपके जरूरत का हो, जो आपके सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो इससे आपकी स्टडी हैबिट बढ़ती है। फिर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स विथ राइट, स्टूडेंट्स को आर्टिकल लिखने के लिए मोटिवेट करता है, स्पीचेस देने के लिए तैयार करता है ये सप्लीमेंट्री मटेरियल। फिर helps to establish relationship between present and past। जब आप सप्लीमेंट्री मटेरियल पढ़ते हो, जब आप पहले की घटना को पढ़ते हो और अभी कुछ उसके बारे में नया कुछ आता है, उसका आजकल तो YouTube और इस जगह बहुत सारा आपको ज्ञान बढ़ता रहता है, गूगल से आप बहुत चीज डाउनलोड करते हो, तो क्या करते हो कि वो घटना को अभी की घटना से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको कंपैरिजन करने का मटेरियल मिल रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है, तो दोनों को आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके अपना व्यूज दे सकते हैं। फिर मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग, आपकी लर्निंग क्या हो जाती है, आपको अब इंटरेस्ट आने लगता है, आप उस विषय से संबंधित चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो। जो चीजें आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिलता है, उस चीजों को आप और ज्यादा खोज कर पढ़ते हो, और इससे आपका क्या होता है, लेजर टाइम भी, जो अवकाश के क्षण होते हैं उनकी उपयोगिता बढ़ती है, उसको अच्छे से आप उपयोग करते हैं। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो किस किस चीज के लिए करते हैं? जब सप्लीमेंट्री मटेरियल को आप रीड करते हैं तो एक तो समझने के लिए करते हैं, दूसरा याद करने के लिए,
तीसरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोजने के लिए, फिर जनरल नॉलेज को अपना बढ़ाने के लिए, और कभी कभी आप आनंद के लिए भी, प्लेजर के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री जो मटेरियल होते हैं इनके क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या प्रकार हैं। पहला होता है जर्नल, मैगजीन, जर्नल्स निकलता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक रिव्यू, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग एड्स में फिल्म, वीडियो। आजकल तो गूगल सबसे बड़ा है, इसमें हम गूगल को भी लिख देते हैं। गूगल से सबसे बड़ा आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल मिलता है। रिकॉर्डिंग, चार्ट, ग्राफ, ट्रैवल स्टोरीज पढ़ते हैं हम, और जब हम किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो ट्रैवल, वेंसांग का ट्रैवल स्टोरी, अल-बरूनी, ये सफाइयान, उन लोग का अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय के इतिहास का तो पता चलता ही है, उस समय के जगहों के बारे में भी पता चलता है, वो जगह का क्या नाम था, बदल कर कितना ये हुआ, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो हम ट्रैवल स्टोरीज पढ़ते हैं। वर्क बुक भी होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल, जहाँ बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के लिए दिया जाता है। फिर गूगल सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइडर है। और रेफरेंस बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ रेफरेंस बुक्स भी आता है, जो कि आपको कोर्स ऑफ स्टडी को कवर करने के लिए प्रेस्क्राइब नहीं होता है। ठीक है, ये रेफरेंस मटेरियल आपको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, आप खुद से खोजते हो और अपना नोट्स बनाते हो, अपना असाइनमेंट बनाते हो। तो ये क्या है, रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, वो बुक्स जो कि आप कंसल्ट करते हैं और आपको उससे ज्यादा जानकारी मिलता है, वाइडर एक्सपोजर होता है आपके नॉलेज का, और आपको प्रैक्टिकल टॉपिक या किसी खास टॉपिक से, आपको किसी खास टॉपिक को जानने या उसको तैयार करने, मान लीजिए आपको सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करना है या आपको अपना नोट्स बनाना है, असाइनमेंट देना है, तो उसमें आपको हेल्प मिलता है। तो इसमें क्या क्या चीज होता है रेफरेंस बुक में, जैसे आरबीआई का बुलेटिन हो सकता है, या किसी भी ऑफिस का, किसी भी कंपनी का, उसका जो बुलेटिन आता है, और जब आप उस पर रिपोर्ट बनाते हैं तो ये सारी चीजें आपको रेफरेंस बुक की तरह काम करती है। तो लेकिन रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। जब आप उसको कोट कर रहे हैं, जब आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम